तो चलिए आज समझते हैं उस ताकत के बारे में जिसने भारतीय इतिहास का नक्शा ही बदल दिया। मराठा साम्राज्य कैसे एक सोच एक इतने बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गई। आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत करते हैं 18वीं सदी से। ये शब्द रामाचंद्र पंत अमात्य के हैं और ये महज एक बयान नहीं बल्कि एक चेतावनी है, एक दूरदर्शी नज़र जो देख रही थी कि भारत के तटों पर नई ताकतें दस्तक दे रही हैं और उनके इरादे कुछ और ही हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक शक्ति के उदय को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक जड़ों को देखना बहुत जरूरी है और मराठों के मामले में ये नींव रखी थी भक्ति संतों ने, जैसे तुकाराम और रामदास। उन्होंने गहरी फिलॉसफी को आम मराठी भाषा में लोगों तक पहुंचाया, एक सांस्कृतिक चेतना जगाई। और इसी सांस्कृतिक आंदोलन के दिल में था एक बहुत ही शक्तिशाली विचार, स्वराज्य का मतलब अपना राज, एक ऐसा शासन जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर तरह से आज़ाद हो। यही वो विचार था जो आगे चलकर एक क्रांति की आग बनने वाला था। और इस विचार को हकीकत में बदलने वाले विजनरी थे छत्रपति शिवाजी। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी ताकत को संगठित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इस सांस्कृतिक पहचान को एक राजनीतिक सच्चाई का रूप दिया। शिवाजी की सबसे बड़ी खासियतों में से एक थी उनकी युद्ध नीति। वो पुराने नियमों से नहीं लड़ते थे। जहां बड़ी बड़ी सेनाएं आमने सामने की लड़ाई पर निर्भर थीं, वहीं शिवाजी ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। रफ्तार, अचानक हमले और सबसे बढ़कर दक्कन के पहाड़ी इलाकों का बेहतरीन इस्तेमाल, इसे ही कहते हैं स्मार्ट वॉरफेयर। और उनके साहस के किस्से तो आज भी सुनाए जाते हैं, चाहे वो वाघ नख से अफजल खान को हराना हो या फिर शाइस्ता खान के कैंप पर वो साहसी रेड जिसे आज हम शायद सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे, सूरत को 2 बार लूटना और भारत की पहली मजबूत नौसेनाओं में से एक बनाना। ये कहानियां पूरे भारत में ही नहीं बल्कि लंदन के अखबारों तक में छपीं। और उनकी रणनीतिक सोच का इससे बड़ा सबूत क्या होगा? आगरा में औरंगजेब की कैद, जहां से बचना लगभग नामुमकिन था। पर शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने रोज मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भिजवानी शुरू की। धीरे धीरे पहरेदार लापरवाह हो गए और फिर एक दिन उन्हीं टोकरियों में छिपकर शिवाजी और उनके बेटे संभाजी वहां से निकल गए। कमाल की योजना थी। लेकिन शिवाजी सिर्फ एक महान योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी शासक भी थे। 1674 में उनका राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने एक ऐसे राज्य की नींव रखी जिसके विचार अपने समय से बहुत आगे थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल बनाया, यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद। और इसमें क्रांतिकारी बात यह थी कि पद वंश के आधार पर नहीं बल्कि काबिलियत के आधार पर दिए जाते थे और अधिकारियों को सरकारी खजाने से वेतन मिलता था ताकि वो सीधे राज्य के प्रति वफादार रहें। तो शिवाजी के बाद साम्राज्य का क्या हुआ? उनके निधन के बाद साम्राज्य ने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना किया, मुगलों के खिलाफ 27 साल तक चलने वाली एक लंबी और थका देने वाली जंग। इसी दौर में सत्ता धीरे धीरे छत्रपति से पेशवाओं यानी प्रधानमंत्रियों के हाथों में चली गई और फिर 1759 तक मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। और ये विस्तार जरा देखिए, जो सल्तनत दक्कन के एक छोटे से हिस्से में शुरू हुई थी वो अब दक्षिण में तंजावुर से लेकर उत्तर में पेशावर तक फैल चुकी थी। ये वाकई में हैरान कर देने वाला विस्तार था। इस मुश्किल दौर में मराठा साम्राज्य की बागडोर अक्सर बहुत ही शक्तिशाली महिलाओं के हाथों में आई। इनमें से एक थी ताराबाई, एक निडर योद्धा रानी जिन्होंने औरंगजेब के खिलाफ मराठा प्रतिरोध को जिंदा रखा और साम्राज्य के विस्तार की नींव रखी। और फिर थी अहिल्याबाई होलकर, एक ऐसी शासक जो अपनी बुद्धिमती और शासन कला के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने लगभग 30 साल तक राज किया और उनकी विरासत आज भी केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक पूरे भारत में देखी जा सकती है। उनका ध्यान सिर्फ सत्ता पर नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान और लोक कल्याण पर था। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ जैसे मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाना, आम लोगों के लिए सड़कें, कुएं और घाट बनवाना और माहेश्वरी बुनाई जैसी कलाओं को बढ़ावा देना। उन्होंने मध्य भारत को उस समय के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक बना दिया था। अब कहानी अपने अंतिम अध्याय पर आती है। मराठा साम्राज्य का सामना अब एक नई और बहुत ही संगठित यूरोपीय ताकत से था, अंग्रेज। 1775 से 1818 के बीच दोनों के बीच 3 बड़े युद्ध हुए। और यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने मुगलों से भारत छीना, लेकिन सच तो यह है कि 18वीं सदी के अंत तक भारत की सबसे बड़ी शक्ति मराठे थे।
अंग्रेजों को राज स्थापित करने के लिए असल में मराठा शक्ति को ही हराना पड़ा था। तो मराठों की विरासत क्या है? ये सिर्फ एक साम्राज्य के बनने और बिखरने की कहानी नहीं है। ये कहानी है मुगल सत्ता को चुनौती देने की, एक कुशल प्रशासन बनाने की और स्थानीय संस्कृतियों को फिर से जिंदा करने की। और सबसे बढ़कर उन्होंने स्वशासन का वो बीज बोया जिसने आगे चलकर आज़ादी के दीवानों को प्रेरित किया। और अंत में यही सवाल हमारे सामने रह जाता है कि स्वराज्य का वो विचार, वो आग, भारत की आज़ादी की लंबी लड़ाई में किस तरह एक प्रेरणा बनकर गूंजती रही। क्योंकि एक बार जब कोई विचार जड़ पकड़ लेता है तो वो किसी भी साम्राज्य से ज्यादा जिंदा रहता है।